How are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our topic is इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आज हमें देखना है। इससे पहले हमने जो सेल देखा था वो देखा था हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा कि यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैथोड और एनोड क्या है। कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट दोनों चेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि वो हम रिवाइज करें, उसको याद कर ले। तो यहाँ पे एनोड माइनस है और कैथोड है वो प्लस है, पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है। तो ये मैं सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। तो आज हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसमें क्या है, बाहर से हम सोर्स दे के, बाहर से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे के उस सेल को कंटिन्यू करते हैं और चालू रखते हैं। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट और लेबोरेटरी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री और लेबोरेटरी के लिए ये सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है, ये सेल में जैसे ये एक बीकर में ही होता है। जैसे मान लो मैंने कॉपर सल्फेट का एक सेल बनाया है, ये मैं बना रही हूँ। तो एक कॉपर सल्फेट का जब मैं सेल बनाती हूँ तो मैंने जो सॉल्यूशन लिया है वो भी कॉपर सल्फेट का ही लिया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये भी कॉपर का लिया है और ये भी कॉपर का लिया है। दोनों को सेल से जोड़ देते हैं। प्लस माइनस, कॉपर लिया है, कैथोड नेगेटिव चार्ज, और ये है एनोड पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे जो सेल बनाया सबसे पहले, तो इस सेल में जो रोड लिए थे हमने दोनों ही कॉपर के ही लिए थे। मतलब कॉपर और कॉपर, पॉजिटिव चार्ज रोड भी कॉपर का है और नेगेटिव चार्ज कॉपर का है। और वो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन जो है वो भी कॉपर का ही, मतलब कॉपर सल्फेट है। जब हमने ये सेल को स्टार्ट किया तो हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ कॉपर है। कॉपर जो एनोड पे कॉपर है उसमें ये कॉपर में से धीरे धीरे वो एनोड का जो कॉपर का रोड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो कैथोड का कॉपर है रोड है वो धीरे धीरे ब्रॉड होता जाता है। ये हो रहा है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी हुई कॉपर की, एनोड पे कॉपर में से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। ये रिएक्शन हम जानते हैं। यहाँ पे कॉपर जो है रोड में से धीरे धीरे सॉल्यूशन में जा रहा है। सॉल्यूशन में से कॉपर है वो धीरे धीरे कॉपर कैथोड पे जमा हो रहे, इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ से एनोड का कॉपर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, और कैथोड का कॉपर है वो धीरे धीरे ब्रॉड होता जाता है, मतलब डिपॉजिट होता जाता है कैथोड यहाँ पे, और ये जो है वो डिसोल्व होता जाता है। तो ये रिएक्शन देखने को मिले। तो इस रिएक्शन को यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर का कोई रोड है वो प्योर नहीं है, तो प्योर कॉपर लेने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। प्योर कॉपर जैसे हमें मिलती है, मिलती है कॉपर, वो कौन से बेस पे, तो कॉपर है वो किसी और के साथ कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर क्लोराइड होता है, या किसी के साथ कॉपर आयन पायराइड्स होता है, किसी के साथ वो मिक्स होती है। मिक्स हमें कॉपर की वो रो कॉपर मिलता है। बट जैसे ही हमें उसमें से प्योर कॉपर लेना है तो ये प्रोसेस को हम यूज़ करके प्योर कॉपर ले सकते हैं। मतलब ये जो रोड है यहाँ पे हम
जिसको जिसको हमें प्योर बनाना है वो रोड ले ले, और यहाँ पे हम प्योर कॉपर का रोड ले ले, तो यहाँ से प्यूरिफाई होते होते कॉपर है वो यहाँ पे आएगी। मतलब यहाँ पे कॉपर कैथोड पे हमें प्योर कॉपर का पूरा रोड है, धीरे धीरे उसके ऊपर प्योर कॉपर इकट्ठा होती दिखाई देगी। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन के लिए, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है ना, तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज़ करनी है कि ऐसे ही हम प्योर कर सकते, जैसे कॉपर का हम कर सकते, उसी तरह से ऐसी मेटल है जो रिडक्शन इजी नहीं कर पाते, जैसे कॉपर भी इजी रिडक्शन नहीं कर पाता। ऑलमोस्ट रिडक्शन है कार्बन के साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं, या तो उससे ज़्यादा जो क्रिएटिव है उनके साथ करते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन होता है तब वो प्योर हो जाता है। बट कितनी ऐसी मेटल है जो रिडक्शन इजी नहीं करती, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉपर, मतलब कॉपर, प्योर कॉपर मेटल लेने के लिए ये मेथड को यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एल्यूमिनियम को भी लेने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मेथड है, ऐसी बहुत सारी मेटल है जिनको यूज़ करने के लिए, जो बहुत क्रिएटिव है, जल्दी से उसका रिडक्शन नहीं होता और प्योर नहीं हो पाती, उनके लिए ये मेथड को यूज़ करते। तो इस मेथड को जब यूज़ किया तब फेराडे ने इसके ऊपर से एक लॉ बनाया, मतलब इसको बहुत एनालाइज किया, एनालाइज से उन्होंने एक लॉ बनाया। लॉ कुछ इस टाइप का है। उसने अपने इस मेथड को यूज़ करते हुए 2 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉज उसने ये दिया है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट इन पोटेंशियल proportional to the quantity of electrolyte passed through the electrolytic, जो हम मतलब जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगी वो जितना हम करंट पास करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा, मतलब उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितनी करंट ज़्यादा पास करेंगे उतनी हमें प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलेगी। तो फर्स्ट लॉ हम कर ले। फर्स्ट लॉ हमारा, द अमाउंट, 1 minute, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by current is proportional to the quantity of इलेक्ट्रिसिटी हम कितनी दे रहे, कितनी पास कर रहे, उसके ऊपर डिपेंड है। थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, उसके ऊपर डिपेंड है। ये फर्स्ट लॉ दिया। फिर उन्होंने सेकंड लॉ दिया कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। मतलब हम स्टोइचियोमेट्री के से देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस करते, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते, उसके ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड ये बोल रहे द, और सब में सेम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन से तो उसमें जितनी करंट पास होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही होगी, उसके मुताबिक होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम में पास हो रहा है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन में होगी। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस को चेंज कर दे, लिबरेटेड बाय द सेम quantity of
सेम क्वांटिटी के डिफरेंट सब्सटेंस लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रूट द electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। केमिकल इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करते। मान लो हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास मीन्स क्यू, वो जितना करंट पास हो रहा है और जितने टाइम पे हम का पास कर रहे हैं उसके डिपेंड कर रहे हैं। ये है, पहले तो क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू पास नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे एक सेल रखते थे और बाहर से ऐसे फोर्स देते थे। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू पास होती है, तो हम एक तरह से कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करते जाते हैं। ये सेल वाला दिखे, बाहर से पास करते जाते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट ऐसे लेते जाते हैं। तो अब तो ये हो गया। तो ये जो हमें क्यू है, इलेक्ट्रिसिटी क्यू जो पास होती है वो आई और टी पे डिपेंड होती है और उसके मुताबिक हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी। मान लो मैंने एक रिएक्शन की, कोई एक सेल बनाया, मुझे सिल्वर लेना है Ag, तो Ag का क्या होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, मुझे ये मिलेगा बराबर। ये एक्वियस सॉल्यूशन में और ये सॉलिड ये मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। तो उसको मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना है, ये इलेक्ट्रॉन्स का वेट है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है। अब ये 1 मोल, क्योंकि ये एक है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये Ag में पास हुआ, मतलब इसकी प्रोडक्ट Ag प्लस में से Ag लेने के लिए मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए करंट की ज़रूरत पड़ी, मतलब इतनी करंट की ज़रूरत। तो कितनी ज़रूरत पड़ी, Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मोल कितना है, मोल की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मोल, ये मोल, और इलेक्ट्रॉन 1.6021 इंटू 10⁻⁻⁻, तो इनका टोटल हम करें तो आएगा 96487 कूलम मोल इनवर्स, मतलब क्या आएगा 96500, जिसको हमने पहले भी लिख लिया। तो इतनी वैल्यू हमें आएगी। मान लो कोई और ये Ag का 1 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, बट ये में जैसे Mg+2 है, Mg+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा Mg। तो यहाँ पे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो ये सब है वो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे करंट जितना पास होता है वो 2 मोल के लिए होगा। फिर कोई ऐसे है, जैसे मैंने एल्यूमिनियम की ले ली, Al+3 इलेक्ट्रॉन, तो Al, तो यहाँ पे 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन, तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, फिर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन, तो उस बेस पे हमें प्रोडक्ट मिलती जाएगी। तो ये फैराडे ने जो लॉ दिया है वो ये कि जितना करंट पास कर रहे उसके बेस पे हमें प्रोडक्ट मिलेगी, और जो प्रोडक्ट मिल रही है वो जो सॉल्यूशन लिया है उसके स्टोइचियोमेट्रिक स्टोइचियोमेट्रिक इक्विवेलेंट वेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिर से मैं बोल देती हूँ, आपको याद रखना है, और एनोड और कैथोड चेंज होता है। ये तो मैंने बात की थी ओनली ये कि जो मुझे, मतलब मैंने ऐसे से रोड लिए थे कि जो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया था और वो ही से लिए थे, जो
मतलब रिएक्ट करते हैं, बट हम सिल्वर का सेल ले ले, ग्रेफाइट का सेल ले ले, तो जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो पूरे सेल में सिर्फ है बट रिएक्ट नहीं कर रहे, उसके ऊपर उसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बट वो सेल में पार्ट नहीं रह रहे, तो उसका अगर हम लेते, उस रोड को हम यूज़ करते, तो उसमें प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। प्रोडक्ट इसमें ही ऐसी होगी, जो हमें ये मेथड हमें उसके लिए ही ज़रूरी है जो हमें प्योर करना है। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि आप देखो गोल्ड में क्या होता है कि सिल्वर का कोई हम लेने जाते हैं, सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट लेते हैं, उसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिनाइज किया होता है, तो इस तरह से वो प्लेटिनाइज करते हैं कि इस तरफ गोल्ड का रोड रखते हैं और इस तरफ सिल्वर का रखते हैं, तो ये गोल्ड है धीरे धीरे सॉल्यूशन में से यहाँ पे जाएगी, और हाँ यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ जो मिलेगी वो इस सॉल्यूशन में लास्ट में यहाँ पे दिखाई देती है, इकट्ठा होती है। तो ऐसे गोल्ड का भी ऐसे प्लेटिनाइज करते हैं, या तो किसी भी मेटल को प्लेटिनाइज करने के लिए ये मेथड को यूज़ करते। बट मान लो कि अब हमें प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगी ये देखना है कि प्रोडक्ट हमें किस तरह से मिलेगी, तो ये देखने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैं एक पहले तो लिख लेते हैं, थोड़ा एक बना लेते हैं, टेबल जैसा बना लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सॉल्यूशन, फिर कैथोड और एनोड, कैथोड माइनस है और एनोड प्लस है। मान लो मुझे एक NaCl का लेना है, NaCl का जो लेना है, तो पहले तो हम बात कर ले कि किसके ऊपर डिपेंड रहेगा जो ये मुझे प्रोडक्ट मिलेगी, तो किसके ऊपर, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल ब्रिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स ब्रिंग यूज। जो इलेक्ट्रोड्स में यूज़ करूँगी, मैंने अभी बोला अगर मैंने कॉपर को इलेक्ट्रोलाइट कॉपर लिए है तो उस हिसाब से आएगा, और सॉल्यूशन जो मैं ले रही इलेक्ट्रोलाइसिस जो ले रही उसके ऊपर डिपेंड है। इफ़ द इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट, मतलब जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो वो पार्ट नहीं ले रहा है, रिएक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बेस पे हमें आंसर मिलेगा। जो पार्ट कर रहा है, जैसे कॉपर पार्ट कर रहा था तो हमें कॉपर का प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, जैसे NaCl का एक एग्जांपल है, और मैंने लिया है इलेक्ट्रोड लिए है सिल्वर या तो प्लेटिनम, ऐसे गोल्ड का कुछ ले लिए, गोल्ड या प्लेटिनम का मैंने या ग्रेफाइट का कोई लिया है, और इसका फ्यूज्ड ले लेते हैं, फ्यूज ले ले मतलब उसको पिघाल देते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट कर देते हैं, वो मैंने सॉल्यूशन लिया। जैसे उसको सॉल्यूशन बेस पे लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो जैसे कि सॉल्यूशन है NaCl है, करंट जैसे पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे कैथोड पे Na मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन मिलेगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि कैसे मिलता है, NaCl में से क्या बनेगा, Na+Cl माइनस, ये होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि कैसे बनता है। जैसे मैं रिएक्शन भी लेते जाती हूँ, Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na मिलेगा, और यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl, बट Cl है वो डाई मोलिक्यूल है, तो Cl2 ही मिलेगा, 2Cl, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, तो ये हमें मिले। बट मान लो कि मैंने ये फ्यूज नहीं लिया, NaCl का जो सॉल्यूशन लिया है वो फ्यूज नहीं है, बट एक्वियस सॉल्यूशन लिया, एक्वियस सॉल्यूशन लिया। अगर मैं एक्वियस सॉल्यूशन लेती हूँ NaCl का, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा और क्लोरीन, अरे एनोड पे क्लोराइड मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब मैं NaCl का सॉल्यूशन मैंने लिया, मतलब उसके साथ क्या था, H2O था, तो यहाँ पे तो NaCl फिर से लिखते हैं Na+Cl-, और यहाँ पे Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Na, Cl- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cl2, ये, और H2O का क्या होगा, H डिसोसिएशन होकर H3O प्लस या तो H+OH-, H3O प्लस का आगे देखें H+H2O,
तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है H, वो उसमें से मुझे H2 मिल रहा है, यहाँ पे H2 मिल रहा है H2। तो NaCl मतलब Na की कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन है, H है, वो जल्दी तुरंत रिएक्ट करता है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। पर ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो सोडियम को प्रोडक्ट के बेस पे अलग नहीं हो देता, और रोड पे हमारे जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर से हाइड्रोजन के बबल्स दिखाई देते, क्योंकि वो जल्दी से निकल जाता है, जल्दी से हमें प्रोडक्ट के बेस पे मिल जाता है। जैसे और एनोड पे तो क्लोरीन ही मिलेगा, वो OH को या किसी को बाहर निकलने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो हम जैसे सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है। पूरी प्रोडक्ट एनोड के थोड़ी की हम देखें, H2O इलेक्ट्रोलाइट, H2 इलेक्ट्रो, इसको हम बहुत इजी वे में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं H2O, तो ये लिखते H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, सो H2 प्लस OH माइनस, तो ये लिख दे H2 2H2O 2H हो गया हमारा। तो ये, तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन मिलेगा 2H2, ओके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, इसकी बेस पे ये लिख लेते हैं, बहुत इजी पड़ेगा समझने। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक में या तो वोल्टेज भी दिया है कि हम किसके बेस पे ये समझे कि हमें प्रोडक्ट ये मिलेगी क्या, तो हम जो ई सेल की वैल्यू आती है, ई सेल की वैल्यू के बेस पे हम फाइंड करते। जैसे यहाँ पे जो आगे है पहले, तो ई सेल की वैल्यू सोडियम की आती है 2.71 -2, और हाइड्रोजन है 0.0। यहाँ पे Cl है वो 1.36 वोल्ट है, Cl है 1.36 वोल्ट है, और O2 है, O2 जो हमें मिलेगा O2, तो वो है 1.23 वोल्ट। तो यहाँ पे Cl की ज़्यादा है तो Cl जल्दी से मिलेगा, O2 हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे O2 नहीं मिल रहा है। उसी तरह यहाँ सोडियम की माइनस है, -2.71 है, तो इसकी वजह यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिल रहा है जिसकी 0.0 वोल्ट है। तो इसीलिए हमें जो हमने रोड लिए है और जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन लिए वो कौन सा लिया, उसके बेस पे हमें वो हमारा है वो प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरह हम मान लो एक और देख लेते हैं, जैसे कि CuSO4 नहीं, पहले हम बहुत इजी, हाँ PbSO4 ऐसा है, तो एक पे Pb मिलेगा और एक पे SO4 मिलेगा। तो ये रोड कौन सा लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन लिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रोलाइटिक ये सेल है उसमें हमें कैसे होता है और हमें प्रोडक्ट का कौन सी मिल रही है, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह।